आज एक वीडियो देखने को मिला डॉक्टर तरुण कोठारी के नाम से, जिन्होंने अपने नाम में एमबीबीएस और एमडी लिख रखा था। उन्होंने कई ऐसे क्लेम्स किए कोरोना वायरस के बारे में और ये तक कहा कि 1 लाख रुपए तक का वो इनाम देंगे अगर वो उनकी बातों को कोई गलत साबित कर दे। खैर, मेरा ये मानना है कि अगर मैं कोई चीज़ नहीं जानता हूँ तो ना सही, लेकिन कोई भी गलत चीज़, कोई भी गलत मैसेज समाज को नहीं देना चाहिए। खास करके अफसोस तब और ज़्यादा होता है जब हिंदुस्तान के अंदर में 250 से ज़्यादा डॉक्टर्स मारे जा चुके हैं इस बीमारी से, और पता नहीं कितने नर्सेस, कितने पैरामेडिकल स्टाफ, कितने कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ की डेथ हुई होगी जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। ऐसी हालत में इस तरह का वीडियो, इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना एक अच्छी बात नहीं है। मैंने सोचा कि समाज में मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, इसलिए उनके सवालों का जवाब मैं सोच रहा था कि दूं इस वीडियो के ज़रिए। सबसे पहले उन्होंने टेस्ट के बारे में बोला कि एक आदमी का टेस्ट 2 लैब से। अरे जनाब, एक आदमी का टेस्ट एक लैब से एक वक्त में भी कराएंगे आप, तो भी ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट अलग-अलग आए। क्योंकि टेस्ट डिपेंड करता है कि आप सैंपल कहाँ से लेते हैं। आप नाक के इस हिस्से से लेते हैं कि नाक के पिछले हिस्से से लेते हैं, या फिर आप मुँह से सैंपल लेते हैं। इसलिए टेस्ट का रिजल्ट अलग-अलग आ सकता है, डिपेंड करता है साइट से, डिपेंड करता है लैब के ऊपर भी। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि इट इज़ सिंपल फ्लू। ये बात सही है कि सिंपल फ्लू जो फैलता है समाज में, उससे जो है करीब 1% लोगों की डेथ होती है हर साल, और जो डेथ रेट ज़्यादा जो होता है वो बूढ़ों में होता है और बच्चों में होता है। लेकिन इसकी जो डेथ रेट होती है वो 1% होती है, यानी 100 में 1 इंसान। अभी जो ये बीमारी फैली है कोरोना वायरस, इससे डेथ रेट कितना हो रहा है? पूरी दुनिया में अलग-अलग है। शुक्र मनाएँ, हिंदुस्तान के अंदर में डेथ रेट काफ़ी कम है। कुछ लोग कहते हैं बीसीजी वैक्सीन की वजह से, कुछ लोग कहते हैं मलेरिया की वजह से। खैर, हिंदुस्तान में डेथ रेट कम है, लेकिन ओवरऑल डेथ रेट 2% से लेके 8% तक है। अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग डेथ रेट देखी गई है। तो इसलिए आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिंपल फ्लू है। फिर आपने कहा कि ये पैंडेमिक है कि नहीं? पैंडेमिक का क्या मतलब होता है? पैंडेमिक का मतलब होता है एक बीमारी अचानक दुनिया के किसी बड़े हिस्से में जब फैल जाए तो उसको हम पैंडेमिक कहते हैं। क्या आपको अभी भी शक है कि ये पैंडेमिक नहीं है? जबकि ऑफिशियल फिगर्स 20 मिलियन से ज़्यादा है बीमारी का। ये ऑफिशियल फिगर्स है, जबकि हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, चूंकि हर जगह टेस्टिंग बराबर नहीं हो रही है, नंबर इससे 10 से 20 गुना ज़्यादा ही होगा। तो ये पैंडेमिक है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है। बस फ़र्क ये पड़ा, 1918 में जो पैंडेमिक फैला था वो 2 साल से 2.5 साल के बीच में फैला था, कि उस टाइम लोग ट्रेन से सफ़र करते थे। अभी लोग हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे हैं, इसलिए बीमारी बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में एक साथ फैल गई। तो ये पैंडेमिक है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आपने सवाल किया मास्क के ऊपर, कि मास्क का साइज़ चूंकि जो है कम है और मास्क का साइज़ ज़्यादा है और वायरस का साइज़ छोटा है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं मास्क पहनने का। ये बात आपकी सही है कि वायरस का जो पार्टिकल है वो मास्क के साइज़ के जो सुराख हैं उससे छोटे हैं, लेकिन जब कोई इंसान जब कोई छींकता है, थूकता है, तो वायरस सिर्फ अकेले नहीं निकलता है। वायरस के साथ कुछ हवा के पार्टिकल होते हैं, वायरस के साथ कुछ थूक होता है, वायरस के साथ कुछ पानी होता है। तो वायरस अकेला नहीं होता है, वायरस के साथ कुछ चीज़ें मिल के आती हैं। तो जब वायरस के साथ जब कुछ चीज़ें मिल के आती हैं, तो जो साइज़, जो इफेक्टिव साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है N95 के मास्क से। इसलिए आप ये कहना कि N95 का मास्क यूज़लेस है, बिल्कुल ही सरासर गलत है। बल्कि N95 मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर N95 नहीं है तो आप सिंपल मास्क भी अगर आप पहनते हैं तो वो बेहतर है, बजाय ये कि आप कुछ ना पहने। फिर आपने कहा कि अगर मास्क से ही बीमारी होती है तो उन्हें क्यों नहीं हुई? हिंदुस्तान के अंदर में कहा जा रहा है कि 85% लोग एसिम्प्टोमेटिक, यानी उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं है। हो सकता है आपको हुआ हो, आपको पता भी ना चला हो। एक अच्छी बात है। ये भगवान अल्लाह जो जिसमें भी आप यकीन करते हैं, आप शुक्र मनाएं कि हिंदुस्तान के अंदर में बीमारी हल्की है, डेथ रेट कम है। आप और ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक है, तो हो सकता है आपको बीमारी हुई हो, आपको अंदाज़ा भी नहीं लगा हो। इसलिए आप एक काम करें, आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट करा लें, आईजीजी का एक टेस्ट कराएं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आपको बीमारी हो चुकी है। इसी तरह से कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, एक भिखारी की फ़ोटो है कि इसको जो है कोई बीमारी नहीं हुई, जबकि ना इसने कोई सोशल डिस्टेंसिंग किया, ना इसने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया। आपको पता नहीं है कि उसको बीमारी हुई कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं। एक दूसरा, इस कोरोना वायरस के कई और भाई भतीजे भी, रिश्तेदार भी हैं, और ये देखा गया है कि जिन देशों में ज़्यादा फ्लू होता है, बराबर बराबर इन्फ्लुएंजा होता रहता है, कुछ दूसरे वायरस का एंटीबॉडीज़ भी आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसको हुआ नहीं है, ये कह सकते हैं उसको हुआ हो लेकिन एसिम्प्टोमेटिक हो, या बीमारी उसकी हल्की हुई हो। फिर आपने कहा कि कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो डिफ्रेंशिएट कर सके मर्स, सार्स और कोविड-19। देखिए, कोरोना वायरस कोई नई बीमारी नहीं है। हम इंसान के अंदर में, जानवरों में बहुत कॉमन है, जैसे आपने बोला भी है, जानवरों में बहुत बहुत कॉमन है, चिड़ियों में बहुत कॉमन है।
इंसानों के अंदर में हम 7 तरह के कोरोना वायरस जानते हैं, जिसमें 4 तरह का कोरोना वायरस सिर्फ हल्की बीमारी कॉज कर सकता है। हो सकता है कि आम फ्लू कॉज करता हो, आपको इन्फ्लुएंजा होता हो, सीजनल फ्लू होता हो, तो 4 तरीके के सिंपल बीमारियां कॉज कर सकते हैं। 3 कोरोना वायरस ऐसे हैं जो कि खतरनाक बीमारियों के तौर पे पिछले 20 साल में देखे गए हैं, जैसे कि सार्स 2003 में, मर्स 2012 में, और ये कोविड-19 2019 में। एक अच्छी बात ये है कि सार्स और मर्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे, तो कंट्रोल हो गया, दुनिया ने उसको कंट्रोल कर लिया। सार्स का मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट जो था 10% था, यानी 100 में 10 लोग मर रहे थे। मर्स का जो डेथ रेट था वो 35% था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोविड-19 का डेथ रेट कम है, और टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि आसानी से बता सकते हैं कि सार्स है या कि कोविड है। इनफैक्ट ऐसा हुआ था जब चाइना में ये बीमारी शुरू हुई थी, तो शुरू में साइंटिस्ट को ऐसा लगा, लोगों को ऐसा लगा कि ये सार्स वायरस ही है, लेकिन बाद में जब उसके स्टडी की गई, प्रॉपर जेनेटिक स्टडी की गई, तो मालूम चला कि ये सार्स से अलग है, मर्स से अलग है। हाँ, उसके भाई भतीजों में है, उसके रिश्तेदारों में है, क्लोज रिश्तेदारों में है। उसके बाद आपने ड्रग्स के बारे में कहा, ये बात आपकी सही है कि एफडीए ने अभी तक कोई भी दवा फाइनलाइज नहीं किया है, अप्रूव नहीं किया है, लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ ऐसे नहीं आती है मार्केट में। कई क्लिनिकल फेजेस होते हैं, ट्रायल्स होते हैं। एलोपैथी की दवाइयाँ इस तरह से नहीं आती हैं मार्केट में, लेकिन हाँ, डब्ल्यूएचओ ने अलाउ किया है क्लिनिकल जो ट्रायल्स होते हैं, फेज 3 में बहुत सारी दवाइयाँ, आपने 4 दवाइयों का नाम लिया है, ऐसी कम से कम 20 दवा हैं इस वक्त जो मार्केट में, जो लोग ट्रायल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर में और हिंदुस्तान से बाहर भी। कुछ के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कुछ के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। साइड इफेक्ट्स, दवा के साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप साइड इफेक्ट्स पे जाएंगे तो फिर आप इलाज नहीं कर पाएंगे। कैंसर की जो भी दवा चलती है, कीमोथेरेपी जो भी चलता है, उसके साइड इफेक्ट्स मौजूद होते हैं। इसलिए ये कहना कि दवा एकदम गलत है, वो आपकी बात अच्छी नहीं है। क्लोरोक्विन पे आपने सवाल उठाया। क्लोरोक्विन शुरू में माना गया कि एक रामबाण है, लेकिन बाद में साबित हुआ कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। लेकिन क्लोरोक्विन के साथ साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि क्लोरोक्विन से लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्लोरोक्विन से मलेरिया का खात्मा कह सकते हैं, कंट्रोल हिंदुस्तान के अंदर में क्लोरोक्विन जैसी जादुई दवा से हुआ था। इसलिए क्लोरोक्विन को इस तरह से आप बदनाम ना करें कि क्लोरोक्विन बिल्कुल जहर है, ऐसा नहीं है। आपने बात की लॉकडाउन की। देखिए, जब कोई बीमारी, खास करके पैंडेमिक जब फैलता है, उसका इलाज जो है 2 तरीके से होता है कि या तो 50 से 60% लोगों को ये बीमारी हो जाएगी तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी, और या नहीं तो फिर वैक्सीन आ जाएगा। जब तक वैक्सीन नहीं है और जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई है, तब तक हमें समाज के एक हिस्से को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इसे कहते हैं लॉकडाउन। तो लॉकडाउन जो है उसने डेथ रेट को काफ़ी कम किया। लॉकडाउन हम करते क्यों, आप सोच सकते हैं लॉकडाउन से बीमारी कंट्रोल में कैसे आती है। आपने देखा होगा कि इटली के अंदर में अचानक डेथ रेट इतना ज़्यादा हाई था। तो लॉकडाउन का मकसद ये होता है कि आज एक शहर में बीमारी फैली है, वहाँ हमने लॉकडाउन किया, कल को उस शहर से वहाँ हर्ड इम्यूनिटी आ गई, वहाँ बीमारी कंट्रोल हो गई। जैसे अभी आप देखें, दिल्ली में बीमारी कंट्रोल में है, इस टाइम बिहार में बीमारी पीक पे है। तो इसी तरह से हर शहर का अपना एक पीक आएगा। लॉकडाउन का एक मकसद ये होता है कि फ्लैटन द कर्व कहते हैं, कि आज इस शहर में बीमारी, कल उस शहर में बीमारी है, ताकि आप अपने हेल्थ केयर सिस्टम को यूटिलाइज कर सकें, आप डॉक्टर्स को, नर्सेस को वहाँ भेज सकें। तो वो जो है लॉकडाउन का ये मकसद हो सकता है। हिंदुस्तान के लॉकडाउन से मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि अचानक लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। दूसरा, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है कि पूरे इंडिया में एक साथ लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। बिहार में बीमारी है तो बिहार में लॉकडाउन हो, दिल्ली में बीमारी हो, दिल्ली में लॉकडाउन हो। तो लॉकडाउन एक ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब चीज़ है, एक अच्छी चीज़ थी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। आपने सवाल उठाया सैनिटाइज़र पे। देखिए, वायरस है, और वायरस की जो है बॉडी, अगर आप देखेंगे, उसके ऊपर एक झिल्ली नुमा चीज़ होती है जिसको साबुन या अल्कोहल घुला देता है, तो इसकी वजह से वायरस मर जाता है। तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि उस वायरस को मारा जा सके, जो हाथ में लगाया सके। WHO का जो काम होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बीमारी एक नहीं है। हम बहुत आसान है हमारे लिए कंडेम कर देना कि WHO गलत कर रहा है, लेकिन WHO को जिस तरह से फीडबैक जहाँ जहाँ से मिलता है, उस हिसाब से वो एक्ट करता है। बीमारी चूंकि नहीं है, तरह तरह के फीडबैक्स मिल रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट भी WHO चेंज कर रहा है। इसलिए WHO को इस तरह से कंडेम करने से फायदा नहीं है। अब बात यह है कि हिंदुस्तान में अभी भी बीमारी कंट्रोल पर नहीं है, और अभी हिंदुस्तान में पीक चल रहा है, और अभी कई शहर है, धीरे धीरे पीक उसका आएगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क हर वक्त इस्तेमाल करें, खास करके जब आप भीड़ भाड़ की जगहों पे मौजूद हों, और दूरी बना के रखें। दूरी का मकसद सिर्फ ये होता है कि इस बीमारी का फैलने का सबसे इंपॉर्टेंट वजह, सबसे कॉमन है, वो है कि जब आप बोल रहे हैं, थूक रहे हैं, तो आपके मुंह से जो लुआब निकल रहा है वो दूसरों को इन्फेक्ट कर रहा है। इसलिए दूरी बना के रखें, और हाथ इसलिए धोते हैं क्योंकि वायरस अगर आपके हाथ पर लग गया तो ये लगता है कि शायद अब जो है आपको बीमारी लग जाएगी, इसलिए बराबर हाथ धोते रहें। और बहुत सारे चीजें जो आज हम जान रहे हैं इस वायरस के बारे में, हो सकता है कल गलत साबित हो, तो ये उस हिसाब से WHO अपने स्टेटमेंट्स बदलते रहता है। जैसे कि पहले ये मालूम चला कि डेड बॉडी से बहुत खतरा है, आज हमें मालूम है कि कोरोना के डेड बॉडी से वैसा खतरा नहीं है जैसा कि बताया गया है। थैंक यू।